गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो हम डेली विजन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इनसाइट के 5 जो क्विज आती है उनकी, हम करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन जो आते हैं हम उसको डेली डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द नेशनल जीनोम ग्रिड के बारे में। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल जीनोम ग्रिड। द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज दैट ग्रिड है, तो आप पहले इसको नाम को डिकंस्ट्रक्ट कीजिए तो आपको बहुत सारी मीनिंग समझ में। नेशनल इट मीन दैट इज दैट द नेशनल लेवल एंड रीजनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। जीनोमिक से रिलेटेड जीन से रिलेटेड जो डेटा है, जीन किस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम ग्रिड, अगर हम बात करें रीजनल लेवल की, रीजनल लेवल पे अगर डिफरेंट जीन कलेक्शन सेंटर होंगे तो उसका एक टाइप से ग्रिड बनाना, जिसकी वजह से एक नेशनल डेटाबेस निकलेगा। तो उसी से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। तो इसका एम क्या होगा, आप खुद सोचिए। जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं रीजनल लेवल पे डाटा कलेक्ट करके एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग एट द नेशनल लेवल, व्हाट इज द टाइम क्या इसका एम ये है कि हम कलेक्ट करें एंड स्टडी करें जो सैंपल्स होते हैं कैंसर पेशेंट के अक्रॉस इंडिया। इज इट नंबर सेकंड, ये जो है सेटअप किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, क्योंकि एक NIC अगर आपने पढ़ा हो तो जितने भी हमारे कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी हमें डेवलप करने, जैसे CDAC हो गया एंड होम मिनिस्टर ऑफ माइटी के अंडर आता है एंड वही सेट करते हैं। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड नन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पॉलिटी सेक्शन से लिया। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को, कुछ फीचर दे रखे हैं तो आपको बताना है क्या कौन सा इसमें मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट है। क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या फिर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कुछ नहीं होता है फ्रेंचाइजी और एडल्ट सफरेज में होता है। एडल्ट यहाँ पे आ जाता है जिसमें उम्र 18 ईयर हो जाती है एंड अगर फ्रेंचाइजी की बात करें तो फ्रेंचाइजी कुछ भी उम्र के लिए हो सकती है, लेकिन एडल्ट की बात करें तो एडल्ट जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन किया जाता है तो 18 ईयर को अगर हम उनको एबल बनाते हैं कि वो वोट डाल सकते हैं तो डेट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अगर 18 की जगह 21 या 22 और 23 होता तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो जाता। नेक्स्ट इज द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्या यहाँ पे ये फीचर हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नंबर था। और फ्रीडम टू पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, क्या ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट है। तब बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द When it is 6 AM Sunday at Greenwich, what is the time day at a place of 105 degree east? तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं अपना आंसर। 11 बजे मंडे के, 11 बजे संडे के, या फिर 11 बजे मंडे एंड संडे नाइट के एंड डे का यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। इट इज़ अ नॉन फेरस मिनरल, क्या ये नॉन फेरस मिनरल में काउंट होता है। द मेटल एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है एंड इसका ये पाए कहाँ पे जाते हैं तो खेती सिंघम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको पाया जाता है। तो ये क्या है, ये मिका बॉक्साइट कॉपर एंड गोल्ड। तो यू कैन सी देयर ऑप्शन एंड बता सकते हैं, स्टोरी टाइप क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैट पीजेंट रिवोल्ट हुआ था बंगाल के अंदर, कब हुआ था 1850s में। एट यू कैन सी डैट कि 1850s की बात की जा रही है, जब तक हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। डायरेक्टली अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर द पीजेंट वर फोर्स्ड टू सी अ स्पेसिफिक ग्रो, मतलब ये जो पीजेंट थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि एक स्पेसिफिक क्रॉप को ग्रो किया जाए अंडर द टर्म विच वर द लिस्ट प्रॉफिटेबल टू देम। मतलब क्या कि उन पीजेंट के लिए वो लिस्ट प्रॉफिटेबल थी लेकिन फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था कि उनको उगाना है। लेकिन फोर्स किसके द्वारा किया जा रहा था, तो ब्रिटिशर। एटलीस्ट द ऑपरेशन वर जो ऑपरेशन था वो पीजेंट पे पोर्ट्रेट किया गया है बंगाली राइटर दीन बंधु के द्वारा, दीन बंधु मित्रा नील दर्पण में। तो आपको बताना है कौन सा वो रिवोल्ट था, पबना रिवोल्ट या अहोम रिवोल्ट या फिर इंडिको या फिर मपिला रिवोल्ट। तो यू कैन सी द ऑप्शन एंड बता सकते हैं आप, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, NCERT में दे रखा है एटलीस्ट। ओके, आंसर की बात कर ले रहे हैं तो नेशनल ग्रिड जीनोमिक ग्रिड के बारे में है। तो यस, ये जो है इसका एम है कलेक्ट करना, स्टडी करना कैंसर पेशेंट की स्टडी को। एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड विद द लाइन नेशनल कैंसर टिश्यू बायोमेरिक सेटअप इन इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा सेटअप किए गए हैं, ना कि NIC की यहाँ पे हेल्प की ली गई है। तो मतलब IIT मद्रास यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, नॉट NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ये जो जीनोमिक डेटा है जो कैंसर पेशेंट को हम डाटा कलेक्ट करेंगे एंड कैंसर पेशेंट को एक प्रिवेंटिव क्योर उनको प्रोवाइड किया जा सके या फिर उनकी इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। इट्स एम लाइक दैट। ओके, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो तीनों की तीनों हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो सकते हैं कि ये पार्ट हो सकता है कि कैसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रीडम नहीं होगी तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किस तरीके से होगी। तो यस, पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो है कि हमारा फ्रीडम होनी चाहिए। और आपके सामने कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो यस, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए।
यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ताकि ये हो कि ऐसा नहीं है कि लिमिटेड पीपल ही आपको रिप्रेजेंट करें। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट इज़, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, प्लेबिसाइट, रिकॉल, रेफरेंडम इनिशिएटिव जो है पार्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, नॉट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 6 PM का, आई थिंक मुझे इसको छोड़ देना चाहिए बिकॉज आई डोंट नो किस तरीके से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नॉन फेरस के बारे में। ये खितरी की अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना हो, ये पाया जाता है, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में सुना होगा कि वहीं से ही हम एक एलिमेंट को मंगवाते थे। ये नॉन फेरस मिनरल है, मेटल, और मेटल पहली बात तो मेटल है, नंबर सेकंड ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है, एंड खतरी में पाया जाता है। तो ये कॉपर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेट्स सी, कॉपर जो इंपॉर्टेंट नॉन फेरस बेस मेटल है जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेंट में यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ होता है, तो स्पेस प्रोग्राम के बनाने के लिए, रेलवे, वाटर केबल, टेलीकम्युनिकेशन केबल, एक्सेट्रा। इंडिया इज नॉट सफिशिएंट इन द रिसोर्स ऑफ कॉपर। इन एडिशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ओर एंड कंसनट्रेट, इंडिया इम्पोर्ट कॉपर कंसनट्रेट फॉर इट्स मेल्टर। The domestic of copper and its alloy is metal through domestic and production, recycling of a scrap, and by import it is malleable, ductile and alloyable. Mining is done by copper कास्ट भी होती है। कहाँ पे, खतरी राजस्थान में, एंड सिंघभम कॉपर जो बेल्ट है झारखंड में लाई करती हैं, एंड मलांझक जो है मध्य प्रदेश में, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो यू कैन रिमेंबर दीज नेम्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द, तो ये पूरी एक स्टोरी टेलिंग था। अब एक पीजेंट इवॉल्व हुआ था बंगाल में 1850s के टाइम में, एंड इसी के ऊपर एक नावल लिखा किसके द्वारा गया, तो बंगाली राइटर थे तीन बंधु मित्र, एंड नावल का नाम था नील दर्पण। तो इसमें इंडिगो रिवोल्ट को ही डिफाइन करते हैं। लेट्स सी, इंडिगो रिवोल्ट जो है बंगाल में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश प्लांटर को डायरेक्ट किया गया था कि टू टेक एडवांस एंड साइन फूडलैंड कॉन्ट्रैक्ट विच फोर्स द पीजेंट टू ग्रो इंडिगो अंडर द टर्म विच वर द लिस्ट प्रॉफिटेबल टू ग्रो इंडिगो अंडर द लीडरशिप ऑफ दिगंबर विष्णु विश्वास। द ऑपरेशन जो है सपोर्ट किया जा रहा था बंगाली राइटर दीन बंधु के द्वारा, तो एंड ये अवेयरनेस क्रिएट करने का एक ज़रिया था, ताकि जो आम पीपल है उनको पता चले कितना ब्रूटलिटी करते हैं ब्रिटिशर। तो ये सेम लाइक दैट। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी थी IBPF के बारे में कि एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, एंड ये IPCC की तरह ही सेम काम करते हैं, लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन रह गए थे। तो उसी फिफ्थ क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू WHO, नो कंट्री इज़ द साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के अंदर, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है कि वो सक्सेसफुली टर्मिनेट कर पाए, सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाए हेपेटाइटिस बी को। क्या ये सही है? हेपेटाइटिस बी सेड टू बी कंट्रोल्ड व्हेन द डिजीज प्रेवलेंस जो है रिड्यूस हो जाए 1% से लेस अमंग द चिल्ड्रन जो 0 से 5 ईयर के बीच में होते हैं, लेस देन 5 ईयर ऑफ एज। नेक्स्ट है, इन इंडिया नेशन वाइड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस की गई है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारे 1975 में आई थिंक सो चलाया गया था। तो ये सेकंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट है, लेकिन ये शायद जो हमारे श्रीलंका एंड मालदीव ऐसी 2 कंट्री बन चुकी है जिसने हेपेटाइटिस बी को एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट्री मोड, जो क्विज के पार्ट है। क्विज के जो 5 क्वेश्चन वो हम डिस्कस करने वाले। ओके, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें। जरूरी नहीं है इंडिया पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में, मतलब सिंपल कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है। तो अगर पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें क्या एक फीचर है, क्या वहाँ पे सेंटर जो है कंट्रोल करता है जितनी भी हमारी स्टेट है यूनियन टेरिटरी, क्या ये हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऐसा बोला जाता है, या फिर जुडिशरी कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। अगर आपको सिंपल भी होता है कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वन फॉर्म ऑफ द पार्ट इज़ गवर्न अदर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना, जैसे हमारा बात करते हैं। तो एक मिनट, सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर, देन आता है एग्जीक्यूटिव एंड देन आता है जुडिशरी नंबर 3rd पे। तो जुडिशरी कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर को, जुडिशरी भी कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को। बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसको उसने लैंड वाइड कर दिया, बहुत एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है जुडिशरी को भी एंड लेजिस्लेटिव को भी। लेजिस्लेटिव कंट्रोल दोनों पे इनका कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। ये डेमोक्रेसी का सिंपल फॉर्म होगा, मतलब सिंपल एक बेसिक फीचर है जो एक किसी भी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी एज में पाई जाती है। थर्ड क्या, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर इज इट, या फिर लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है जुडिशरी को। तो बताना है, मैंने बता ही दिया, ये एक दूसरे को गवर्न करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है, यहाँ पे सही वर्ड ये होगा पार्लियामेंट्री इंडियन मॉडल में कि जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर। तो सीधा करेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे सेंटर एंड स्टेट में दोनों जगह यही एक टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर
सेंटर पे यूनियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इट नॉट लाइक दैट, बट दे आर द जस्ट पैरेलल ऑफ दीज थिंग। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विद द एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर। अगर हम बात करें अपने पार्लियामेंट्री ढांचे की, तो अगर मान लीजिए अगर ये लेजिस्लेचर है तो इसी का ही पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव। सबसे अच्छी बात ये जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर से ही लिया जाता है, एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू बोथ ऑफ देम इन मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो दे रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नीदर रिजिड है नॉट फ्लेक्सिबल। अगर आपको आपने पढ़ा होगा, ये सबसे बेसिक फीचर में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ना तो रिजिड है ना नॉट फ्लेक्सिबल। इज इट नंबर सेकंड जो आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तीन तरीके से, स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। नंबर थर्ड सिंपल मेजोरिटी ऑफ द, क्या ये हमारे आर्टिकल 368 में दे रखा है। नंबर थर्ड जो डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकम्युनलिज्म है, वो हमारे फीचर्स हैं जितने भी फेडरेशन है। तो बताना होना चाहिए कौन सा सही है। सही की बात करें तो इनकरेक्ट पूछा है, एंड इनकरेक्ट की बात करें तो सेकेंड एंड थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सही है, ये तो सही है बिल्कुल, बट सेकेंड एंड थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज आर्टिकल 368 में सिर्फ एक प्रोविज़न दे रखा है कि हमारे जो भी अमेंडमेंट है 2/3 की मेजोरिटी से करना चाहिए, बल्कि हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमारे में दे रखा है जो सिंपल मेजोरिटी है, ये दूसरे आर्टिकल में डिफाइन किए गए हैं, तो सेकंड तो गलत हो जाएगा। डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाय, देखो ये सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाई जाती हैं, बट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एज पर द डिफरेंट फिलोसफर ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर। तो उनके हिसाब से फेडरेशन की डेफिनेशन 2 या 3 कंट्री के जैसे अमेरिका हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, कुछ ऐसी कंट्री है जिन्होंने उसी को ही फेडरेशन मान लिया गया। देखो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, बट हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब कि जो हमारा हाई कोर्ट के पास मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचेगा, एंड इससे भी अगर हम नीचे चले जाएँ तो जो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो उसका जो मैटर होता है लास्ट अपील हाई कोर्ट के पास जा सकती है। तो इसी तरीके से इनकरेक्ट पूछा तो ये ओल्ड फीचर नहीं है, ठीक है ये है, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशेंट टू गिव दैट कि ये जो है सिर्फ फेडरेशन के फीचर है। लेट्स सी इन्होंने क्या दे रखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजिट भी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, बट सिंथेटिक ऑफ द बोथ। बात करते हैं आर्टिकल 368 की, तो इसमें 2 टाइप के अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, और जनरली हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब करते हैं तो आर्टिकल 368 का यूज़ करके ही करते हैं। सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, कुछ ऐसे प्रोविजन है जो स्पेशल मेजोरिटी को के साथ अमेंड किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस वोटिंग एंड प्रेजेंट, तो 50% था। ये सिंपल आपको पता है, मतलब सिंपल मेजोरिटी नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी। सम अदर प्रोविजन जो अमेंड किए जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन होता है हाफ ऑफ द स्टेट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ द ऑर्डिनरी legislative process, but these are not amendment, but that are not included under Article 368. That's why it is wrong. The Constitution of India established a federal system of government. It contains all the usual features of the federation: 2 type of government, division of power, written constitution, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent judiciary, bicameralism, but flexibility of constitution जो एक unitary feature है, नॉन फेडरल feature. So ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो ओरिजिनली नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंजाब आपने देखा होगा आर्टिकल 40 है। जब भी आपका ABC किसी भी आर्टिकल लग जाए तो वो ही, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें डाला गया है। तो अगर आप देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंजाब तो आर्टिकल 40 है, सेफ गार्ड ऑफ ये 48A है, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड तो 44 है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आई थिंक 47 और 48 है शायद। तो लेट्स सी, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ DPSC में बहुत सारे DPSP ऐड किए गए थे। तो कौन कौन से किए गए थे? सिक्योर करने के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट जो आर्टिकल 39A बोलते हैं, एंड टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। देन नेक्स्ट टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज तो 43A। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48। जब हम 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था तो ये हमारी मजबूरी बन गई थी कि हम उसमें डालें कहीं ना कहीं जो हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट में जो लेजिस्लेचर या फिर यूनियन गवर्नमेंट या फिर यूनियन लेजिस्लेचर शुड बी इन अलाइन विद द एज पर द प्रोटेक्शन शुड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। तो यही इसका मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो इलाबोरेट द वे में दे रखे हैं देन दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग USA। क्या ये सही है? मतलब हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इलाबोरेट वे में दे रखे हैं, जहाँ पे कहीं और किसी और कंट्री में इतना नहीं इलाबोरेशन में दे रखा है। जो फंडामेंटल राइट है वो नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द, क्या ये प्रोटेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा या
एंड तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो सिर्फ यहाँ पे पहला सही है, बिकॉज पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन दे रखे, जैसे जस्टिसेबल के जितने भी हमारे कुछ की वर्ड्स है, एडजेक्टिव है, डेट यूज इन द प्रीएम्बल, तो उसी को फुलफिल करने के लिए हमारे पार्ट थर्ड में बहुत ज़्यादा इलाबोरेट वे में दे रखे हमारे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मोर इलाबोरेट देन those found in the constitution of any other country in the world, including the USA. The fundamental right named so because they are guaranteed and protected by the constitution, which is fundamental law of the land. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है, जो हमारे पार्ट थर्ड में है, ना कि पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट तो जब चाहे तब चेंज कर दें, एंड चेंज करने का प्रोसीजर भी है, जैसे हमने देखा आर्टिकल 368 में इटसेल्फ दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम लॉ माना जाता है डिटरमाइन करने के लिए रिलेशनशिप है बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। नंबर सेकंड में बोला गया है, ये स्पेसिफाई करता है किस तरीके से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी एंड लेस डाउन द किस तरीके से हम लिमिट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। नंबर थर्ड, ये एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द गुड सोसाइटी। तो यस, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। देखो अच्छी सी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छी मोटी के साथ बनाया गया, तो अच्छी बात उसमें लिखी है, तो एज सच इसमें तीनों ही होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप ऑफ द सिटीजन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। फर्स्ट लॉ जनरेट करते हैं डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सेकंड, ये स्पेसिफाई करते हैं किस गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ये भी स्पेसिफाई करता है किस ऑर्गन को कितनी पावर दी गई है। ये एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशन पीपल, फॉर एग्जाम्पल प्रीएम्बल एंड जस्ट अ मिनट प्रीएम्बल एंड डीपीएस पे। लेट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो करंट अफेयर का पोर्शन है इनसाइड का। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द द एक्सपेंशन जो था बिग बैंग का वो कंटिन्यू है अभी भी एट प्रेजेंट डे। नंबर सेकंड, आफ्टर द बिग बैंग जो यूनिवर्स था वो ओपेक बनकर स्टार्ट हो गया एंड टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा राइज हो गया था उस टाइम में। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो सही नहीं की बात करें तो ये सेकंड गलत है एंड फर्स्ट आर राइट। द एक्सपेंशन क्रिएट किए गए जो बिग बैंग वो फिलहाल भी कंटिन्यू, आपको उसने सुना होगा रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो डेड शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स का जो स्पेस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है, ये दोनों पार्ट हो रही हैं, लेकिन इनका जो ये खुद का जो ये स्पेस है ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स बिकम हाईली ओपेक। ये सही है, ओपेक तो हुआ था एंड टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, लेकिन स्टार्ट राइजिंग देन फिर कम होना स्टार्ट हो गया। Let's see. The Big Bang Theory considers the following stage in the development of the universe. In the beginning, all matter forming the universe existed in one place. मतलब क्या है कि एक जितना भी मैटर है वो बहुत स्मॉल प्लेसेस में ही डिटरमाइन किया रहा है, मतलब बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मैटर था, जिसकी वजह से इनफाइनाइट वहाँ पे डेंसिटी थी, डायनेस्टी नहीं है सॉरी। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोर वायलेंटली। जो ये टाइनी बॉल था वो एक्सप्लोर हो गया क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। इट विल जनरेट एक्सेप्टेड दैट इवेंट बिग बैंग टू कप आउट हो गए। यहाँ पे टाइम भी दे रखा 13.7 बिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट। एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन एट द प्रेजेंट डे एज इट ग्रो सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर। देयर वर पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है विद द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आफ्टर द बिग बैंग। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लो डाउन विद इन द फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट। द फर्स्ट एटम बिगेम टू फॉर्म, मतलब इसी ही हमारा जो फर्स्ट एटम है वहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। विद इन 3 लाइक ईयर एगो फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, अगेन ड्रॉप तो होना ही था एंड उसने एटमिक मैटर को जन्म दिया। दिस यूनिवर्स बिकम अ ट्रांसपेरेंट। देन उसके बाद हमारा यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट बनना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टेम्परेट इनफर्स जो है मोस्टली कोस्टल एंड माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है। इज इट? नंबर सेकेंड, जो कूलर टेम्परेचर है वो स्टेबल माना जाता है। क्लाइमेट स्लो डाउन डिकम्पोजिशन, और उस टेम्परेचर में उस क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मोर मटेरियल टू एक्यूमुलेट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो है मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स टेरिटोरियल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। इज इट? क्या वैसे याद रखना, जो हमारे सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल इकोसिस्टम बायोलॉजिकल डाइवर्स है वो हमारी इक्वेटोरियल। तो ये तो गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा, तो ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑलरेडी सही है। कूलर टेम्परेचर एंड मोर स्टेबल क्लाइमेट डाउन डिकम्पोजिशन, जो भी कूलर टेम्परेचर होता है या फिर बहुत स्टेबल क्लाइमेट फॉर्म जो पाया जाता है वहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है डिकम्पोजिशन का, जिसमें जो हमारा ह्यूमस है या फिर इन ऑर्गेनिक मैटर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट बिकॉज द डिकम्पोजिशन एक्टिविटी बिकम लेस। बात करते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट वो फाउंड होता है कोस्टल देखो माउंटेनियस एरियाज में ठीक है आपका बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है, लेकिन कोस्टल एरिया में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट पाने का आई थिंक मतलब क्या है, जैसे आपने वेस्टर्न घाट सुना होगा तो वहाँ पे भी टेम्परेट रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आई थिंक ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है फिलहाल। लेट्स सी किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट लोकेटेड इन द माइल्ड एल्टीट्यूड वेयर टेम्परेचर आर मच मोर माइल्ड देन द ट्रॉपिक्स। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन द कोस्टल एंड माउंटेनियस एरिया
डोंट नो हाउ दे सेड कोस्टल, बट येस माउंटेनियस एरिया में हाई एल्टीट्यूड पे या फिर मिड एल्टीट्यूड के जगह पे ये पाया जाता है। रेनफॉल इन दीज फॉरेस्ट इज प्रोड्यूस बाय वार्म मोस्ट कूलर टेम्परेचर एंड मोर स्टेबल क्लाइमेट जो स्लो कर दे डिकम्पोजिशन प्रोसेस। दिस प्रोडक्टिविटी अलाउ मैनी प्लांट स्पीसीज टू ग्रो फॉर इनक्रेडिबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Tropical rainforests are the most biological diverse territorial ecosystem in the world. Next question is about in India, oil seed are largely grown under the rain-fed condition. Is it क्या ये सही करेक्ट बताना है? जो सोयाबीन एंड ग्राउंडनट कंट्रीब्यूट करते हैं 80% ऑफ टोटल जितने भी हम ऑयल सीड उगाते हैं। नंबर 3 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जो है मेजर सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट है। तो बताना कौन से यहाँ पे सही है? तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट बिकॉज सोयाबीन एंड ग्राउंडनट जो कंट्रीब्यूट करते हैं इट इज नॉट 80%। देखिए फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन एंड ग्राउंडनट 27 करें 24 एंड 27 अप्रोक्स 60% कह सकते हैं, नॉट अबाउट द 80%। रेपसीड एंड मस्टर्ड कंट्रीब्यूट टू मोर देन 88% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड वेजिटेबल ऑयल यहीं से ही प्रोड्यूस होते हैं। कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि वेजिटेबल कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। आंध्र प्रदेश ग्राउंडनट एंड गुजरात ग्राउंडनट में एंड हरियाणा मस्टर्ड में, कर्नाटका ग्राउंडनट अगेन, ये मतलब मुख्यतः स्टेज है जहाँ पे ग्रो होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल सीड आर कल्टिवेटेड इन द रेनफेड एरिया। तो 70% जितने भी हमारे यहाँ पे ऑयल सीड उगाए जाते हैं तो 70% ऑफ देम आर ग्रोइंग इन द रेनफेड एरिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेट लेक्स के बारे में बहुत बार आपको दिखाती है किस तरीके से आपको याद रखनी है। होम से याद रख सकते हैं, होम से, एच से हेंटेरियो, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से आयरी एंड एस से सुपीरियर। बट एच से आई थिंक होम से होगा ना, HOLMS उसका नाम जो रिवर का नाम है वो होलम्स है, ठीक है। तो इसमें से बताना कौन सा पार्ट नहीं है नॉर्थ अमेरिका ग्रेट लेक का? तो ग्रेट स्लेव लेक। तो यहाँ पे भी आप सिंपल से उस आइडिया को कंसोलिडेट करके यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। द ग्रेट लेक आर कॉल्ड द लोरेंशियल ग्रेट लेक भी इनको कहा जाता है क्योंकि वो लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में पाए जाते हैं। एंड द ग्रेट लेक वैसे भी नॉर्थ अमेरिका के और कनाडा का बीच में ये एक बॉर्डर काम करते हैं ये दीज लेक। एंड ये सीरियस विंटर कनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक है प्राइमरली इन द मिड ईस्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द कनाडा यूनाइटेड स्टेट बॉर्डर विच कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन थ्रू द रेन सेंट लॉरेंस रिवर दे कंसिस्ट ऑफ। तो आप यहाँ पे सेंट लॉरेंस रिवर भी याद रख सकते हैं। होम से एक और HLOMES भी याद रख सकते हैं। एल से जो ये रिवर है होलम्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द अच्छा यहाँ पे काजीरंगा को नेशनल पार्क जो है उसमें ऐसी कौन कौन सी रिवर जो उसको ड्रेन करती है वहाँ पे पानी पहुँचाती है? तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र, डिपू, धारलू, मोर डिपू एंड डंगपो। तो अगर सही बात करें तो ब्रह्मपुत्र यस है बिल्कुल, डिपू भी है 1, 2 एंड मोरा डिपू है, धारलू एंड डंगपो डेट आर नॉट लाइक देयर। काजीरंगा इज क्लोज बाय 4 रिवर है जैसे ब्रह्मपुत्र, डिपू, डिपलू या फिर मोरा डिपलू एंड मोरा धनसारी हैज़ न्यूमरस स्मॉल बॉडी देयर। सो डंगपो इज नॉट देयर। एंड इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है नहीं, लेकिन हमारे तो 3-4 स्लाइड और हैं। ओके जो इम्पोर्टेंट हमारी हवाएं जो चलती है तो ये सी गर्म हवाई की बात करें चिनूक इन द रॉकीज रीजन एंड फोन इन द यूरोपियन रीजन एंड साउथ अमेरिका में जोंडा इन द एंडीज रीजन। तो ये होगी। बात करते हैं सिंपली नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ ब्लिज़ार्ड जो ठंडी हवाएं होती है तो यहाँ पे चलती है पेम्परा इन द अर्जेंटीना रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका। बात करते हैं हम यूरोप की तो हेलम, मिस्टेल, लेवेट, फोन, एलिफेंट एंड बोरा एड्रियाटिक सी में चलती हैं, राइट। एंड बात करें तो हम एशिया रीजन की तो कोरा, बुनान एंड बुरान इन द एशिया रीजन एंड ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर एंड सदरली इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन। बात करें हम अफ्रीका की तो सिरको, खमसिन, हरमटन, हबूब, हरनबर्ग इन द साउथ अफ्रीका रीजन एंड द अफ्रीका रीजन। बात कर ले रहे हैं हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है ओशन स्ट्रीम। तो लेट्स सी जो ठंडी हवाएं ठंडी है वो ठंडी जो हमारे यहाँ पे कोल्ड वेव है ओशन करंट उसको हम पढ़ते हैं हर रोज़। तो कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड एंड कैनेडी, ओयोशियो। तो 5 ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगी। देन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, बेंगुला, पेरू एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड ओगलस यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के तो मिलकर लोरेंशियन टाइप में नहीं ऑस्ट्रेलिया के नीचे होते हुए जाती है लोरेंशियन हवाई है। वैसे नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है इम्पोर्टेंट डेजर्ट जो अगेन हमारे वर्ल्ड अराउंड पाए जाते हैं। तो लेट्स सी एशिया के अंदर गोभी नहीं हम अमेरिका से पढ़ते हैं। तो पहले हम ठंडे डेजर्ट से बात करते हैं। डेट बेसिन इन कोलोराडो प्लेटियो इन द नॉर्थ अमेरिका एंड पेटागोनिया इन द साउथ अमेरिका। एंड एशिया की बात करें तो गोभी, टक्कल कलाम, काराकुम एंड किर्गिज़कुम। तो ये हमारे ठंडे डेजर्ट एशिया के अंदर। बात करते हैं गर्म डेजर्ट की तो लेट्स सी तो सोनोरम, मुजावे, चिचुचुहुआन जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में है,
साउथ अमेरिका की बात करते हो अटाकामा इन द साउथ अमेरिका रीजन, सहारा अरेबियन थार इन द अफ्रीका रीजन एंड नामिब कालाहारी इन द अफ्रीका रीजन एंड तनामी ग्रेट सैंडी गिब्सन एंड ग्रेट विक्टोरिया इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाए जाते हैं। ओके, कोल्ड विंड की बात करें तो ग्रीस में ग्रेगल, इटली में टोरमेटो, एड्रियाटिक सी में मैंने बताया बोरा एंड एल्प्स फोन, रोकीज पे चीनो, कैंडीज पे जोंडा, ये ऑलरेडी टोल्ड इट अबाउट। सहारा में सिरकोज, डिजर्ट में खामसीन, लीबिया में गिबलियन, गुल्फ ऑफ गुइना हरमटन एंड कनाडा में ब्लीजार्ड, साइबेरिया में बुरान, तो मैं बताई चुकी एंड कारा बुरान मंगोलिया रीजन। हॉट डस्टी विंड जो हमारे नॉर्थ इंडिया में चलती है, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम इन द काल बैसाखी उसको कहा जाता है। कर्नाटक में इसको ब्लूजर शोर के नाम से जाना जाता है। केरला में इसको मैंगो शोर के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है।